कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका,
हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा। पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता तुम बहुत गंदे हो। नोबिता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता क्या हुआ? आई एम सॉरी शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था, आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नर्स पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नर्स को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो?
कैसे जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे, मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो। सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। हाँ? प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, बचाओ। 3D प्लानिटेरियम। नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ? वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाह, अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। हाँ? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। हाँ? मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लानिटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है।
वो इसलिए नोबिता कि ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने हाँ? पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा। सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता। अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली ही बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं आज जियान कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ। हाँ? बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा
हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ? मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन। अब हेलो, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है दो मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि ये कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है। मस्त आइडिया ना? नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, लेकिन गलती से वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, एक पुरानी लाइब्रेरी। वहां नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। क्या शिजुका का कोई सीक्रेट? डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहां उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है।
लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। जितनी ही ग्रैंड क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? ज्ञान का फ्यूचर हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। टाइमलाइन का कोई क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? और लीडरशिप स्किल्स डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है। खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं, वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। विस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीवेयर डोर है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिजुका का सीक्रेट फ्यूचर से जुड़ा है या कोई और ट्विस्ट है?
अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हीनप्पी और जय डोरेमोन। The way the West does. It prioritizes resilience, sacrifice, and mental endurance. You'll see it in the way families stick together through poverty. You'll see it in the way students study by candlelight, chasing dreams without resources. You'll see it in the way farmers survive through climate, debt, and political instability, yet still harvest hope every season. This is not strength for display. This is strength for survival. And yet, survival in India doesn't lead to cynicism. That's what makes it so unique. In most parts of the world, prolonged struggle hardens the human heart. But in India, struggle refines it. The more the world tried to erase India's identity, the more Indians held on to it. And that identity is built on principles the West is only now beginning to realize matter. Spiritual depth, simplicity, family loyalty, emotional intelligence, inner peace. The West invented machines, India mastered meditation. The West built cities. India built philosophies. The West exported products. India exported consciousness. Even India's most powerful texts, the Vedas, the Bhagavad Gita, the Upanishads, are not manuals for domination. They are blueprints for inner mastery. They teach you to manage your mind before managing the world. They ask you to face fear with stillness. They challenge you to conquer desire, not nations. What the Western world interprets as passivity is actually a form of immense self-control. India's silence is not compliance. It is consciousness in motion. When a civilization teaches its children that the highest goal is not wealth, but wisdom, you can't shake that foundation with economic threats or political pressure. This is also why India never needed to broadcast its strength, because true strength doesn't demand recognition. It knows what it is. And when you know what you are, you don't chase approval. That's why the world often underestimates India, because India doesn't announce every move. It's not playing the game for applause. It's playing it for legacy. And legacy, unlike trend, takes time to build. Now look at India's youth. Despite facing competition, corruption, and chaos, they are rising not because of a system that supports them, but because of a culture that believes in them. Every Indian parent teaches their child, do not give up. Even if the world forgets you, do not forget yourself. That lesson, repeated across 1.4 billion hearts, creates an invisible force. It's not loud, but it's relentless. It pushes people through exams they didn't think they could pass, businesses they didn't think they could build, and dreams they didn't think they could fund. India's strength lies in its soul, and that soul is protected by time. The West often rushes to results, to innovation, to dominance. India waits, because when your foundation is centuries old, you are not afraid to let time test your strength. Let others race. India endures. Let others dominate. India evolves. Let others fight. India transforms. This inner strength, passed down through every struggle, every prayer, every grandmother's story, is why India cannot be broken. Not by war, not by politics, not by the noise of the world. There is one trait that has defined India through every empire, every collapse, and every rebirth: adaptability. In a world where power is often confused with aggression, India shows us that the real winners are those who evolve instead of react. Where the West responds to challenges by building tighter controls, faster systems, and louder mechanisms of power, India flows through adversity like a river, quietly but relentlessly, shaping everything it touches. Adaptability is not a tactic for India. It is a philosophy of survival. It is the quiet decision to bend when the storm arrives, not because you're weak, but because you're wise enough to know that trees which bend don't break. In the Western world, strength is associated with rigidity. Policies, ideologies, deadlines, everything is structured, organized, and based on predictable outcomes. It's a mindset shaped by industrial revolutions, technological precision, and centuries of trying to master nature through force. But India operates differently. It doesn't try to conquer complexity. It thrives in it. Walk through the streets of any Indian city and you'll feel it. The chaos, the contradiction, the contrast. And yet everything somehow moves forward. Trains run late but people still arrive. Roads are jammed but life keeps flowing.
Bureaucracy slows progress but never stops ambition. India doesn't collapse under disorder. It finds rhythm inside it. This ability to function within the imperfect is what the West often fails to understand. In the West, systems are built to prevent failure. In India, people are trained to adapt when systems fail. That's why when crises hit, economic crashes, pandemics, political instability, India doesn't freeze. It recalibrates, it retools, it reimagines. The Indian mind has been trained not to wait for ideal conditions, but to create progress from whatever is available. If there's no funding, we bootstrap. If there's no infrastructure, we improvise. If there's no map, we draw one from memory. This is not chaos. This is intelligent flexibility. And that flexibility is not just on the streets. It's embedded in the national psyche. India has lived under hundreds of rulers, empires, and ideologies. Every one of them tried to impose their own systems. But India, instead of rejecting or rebelling blindly, absorbed what was useful and let go of the rest. British legal systems were absorbed into Indian jurisprudence. Persian art was blended with Indian design. Global capitalism now coexists with spiritual simplicity. This is not surrender, it is selective integration. India doesn't reject the world, it reinterprets it. It doesn't resist change. It reshapes it until it fits. And in today's fast-changing world, where technology disrupts industries overnight, where economies shift without warning, and where rigid systems are constantly tested, adaptability is the highest currency. You can no longer afford to be just smart or strong. You have to be fluid. You have to know how to move when the ground beneath you changes. India has been moving on uncertain ground for thousands of years. That's why, even when the world is unstable, India continues to rise. It is not immune to chaos. It is just more familiar with it than most. The West builds playbooks and enforces them. India writes stories and evolves them. The West believes in frameworks and disruption. India believes in experience and transformation. That's why Indian entrepreneurs, when they go global, are not just good at execution. They are excellent at improvisation. They know how to make a business run with less. They know how to survive bureaucracy, cultural shifts, and markets that don't behave logically. Because they were born into a country where things rarely go as planned, and instead of being frustrated by it, they learn to dance with it. This mindset is now India's greatest export. Whether it's CEOs running Fortune 500 companies, or engineers rewriting the code of global platforms, or farmers innovating with water-saving techniques, or young startups solving billion-person problems, they all share the same trait, adaptability. They are not trained to follow the rulebook. They are trained to work around it, through it, and sometimes without it. That's why India doesn't need to dominate systems. It adapts to them faster than the systems can react. And that quiet speed, that fluid intelligence, is what gives India an edge that's almost invisible. The world admires results, but often ignores resilience. India may not always finish first in global metrics, but it finishes strong. Because it's built to last, not just to win. While others optimize for perfection, India adapts for longevity. It's not afraid to start small, fail often, or rebuild from scratch. Because in India, progress is not linear. It's circular, cyclical, evolutionary. And when you embrace that kind of progress, you become unshakable. India doesn't adapt because it has to. It adapts because it knows that time is the ultimate equalizer. In the long run, it's not the strongest or the fastest who survive. It's the most adaptable. When we talk about progress in the modern world, the conversation almost always starts with infrastructure, industry, and innovation. Skyscrapers, highways, warships, AI systems, billion-dollar corporations, these are the symbols the West often uses to measure success. But there is one nation that continues to rise without needing to outbuild or out-arm its competitors. That nation is India. Because while the West invests in machines, India invests in minds. While the West builds bigger factories, India builds smarter people. While the West builds walls, India builds networks of hearts, talent, and ambition that stretch far beyond its borders. The real wealth of India is not under its soil, it's inside its people. In the West, the model of development is deeply material. It is about scaling production, automating labor, and centralizing systems. But that model is already starting to show cracks. Automation is replacing workers. Mental health crises are growing. Loneliness is becoming a pandemic.
Why? Because systems built on machines treat people like parts, replaceable, mechanical, and secondary. But India's foundation is different. Here, the person is not an accessory to the machine. The person is the engine. The human being is the system. And that is a completely different philosophy of development. Walk into any Indian village and talk to a child who studies under a broken roof with no air conditioning, no gadgets, and no Google. That child may not have access to global resources, but what he or she has is grit. What they carry is an inner drive, taught not by textbooks, but by parents, by grandparents, by a culture that says, even if the world gives you nothing, give it everything. And that is the beginning of human capital. Not degrees, not funding, but the inner decision to rise. That is what India produces on a scale unmatched